हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। और आज हम लेके आए हैं गणित का रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे कि कार्तीय गुणनफल क्या होते हैं और संबंध क्या होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने समुच्चय नहीं पढ़े हैं तो वो समुच्चय वाली वीडियो चैनल पे जाके देख सकता है। और वैसे मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कार्तीय गुणनफल। तो क्या होते हैं कार्तीय गुणनफल? कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे हम A क्रॉस B से। जहां भी आपको A क्रॉस B लिखा मिले आप समझ जाइए कि ये कार्तीय गुणनफल है। ठीक है, देखते हैं कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो कार्तीय गुणनफल में क्या होता है कि दो अरिक्त समुच्चय होने चाहिए हमारे पास, जिनका हम आपस में कुल मिला के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो एक अरिक्त समुच्चय A का, एक अरिक्त समुच्चय A का एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय B के साथ कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल होता है हमारा A क्रॉस B। क्रमिक युग्मों का, क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है, क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। ये होता है हमारा A क्रॉस B। तो A से B में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कुल मिला के, और उनका जो गुणनफल होता है उसी को हम कहेंगे कार्तीय गुणनफल। देखते हैं कि कार्तीय गुणनफल में हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो कार्तीय गुणनफल में जो मल्टीप्लाई होगा वो हम करेंगे A क्रॉस B। देखते हैं क्या होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि A क्रॉस B कुछ नहीं है। A क्रॉस B जो होता है वो एक समुच्चय है। काय का समुच्चय है? क्रमिक युग्मों का। तो क्रमिक युग्म होंगे A कोमा B, जहां पर A बिलोंग्स टू होगा A से और B बिलोंग्स टू होगा B से। B बिलोंग्स टू B। तो क्रमिक युग्म मतलब ये जो युग्म है ये जोड़े होते हैं, ये होते हैं क्रमिक युग्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्तीय गुणनफल कुछ भी नहीं। कार्तीय गुणनफल क्या है? क्रमिक युग्म होंगे इसमें बहुत सारे, और वो जो क्रमिक युग्म होंगे उनके पहले पहले अवयव होंगे वो पहले वाले समुच्चय से संबंधित होंगे, और दूसरे दूसरे अवयव होंगे वो दूसरे वाले समुच्चय से संबंधित होंगे। इन्हीं को हम A क्रॉस B कहते हैं। देखो जरा A क्रॉस B एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो A बराबर दिया है हमें 1 2 3, और B बराबर दे दिया है A कोमा B, और हमें निकालना है कि A क्रॉस B क्या होता है। ठीक है, तो A क्रॉस B निकालने के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले का पहले 1 कोमा A और 1 कोमा B, 2 कोमा A 2 कोमा B, 3 कोमा A और 3 कोमा B। ये हमारा होता है क्रमिक कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल में ये जो लिखे हुए हैं ये हैं हमारे क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म। इन्हीं को हम क्रमिक युग्म कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई A है और ये कोई B है, इसमें है 1 2 3 और इसमें है A कोमा B। तो इधर वाले जितने भी समुच्चय में अवयव हैं उन सभी अवयवों के B के साथ जो भी संबंध बनेंगे, जितने भी संबंध पॉसिबल हो सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कार्तीय गुणनफल कहेंगे। तो कितने संबंध पॉसिबल हैं? देखो, एक का संबंध A से हो सकता है, एक का संबंध B से हो सकता है, वही लिखा है, एक का संबंध A से और एक का संबंध B से। ऐसे ही 2 का संबंध A से और 2 का संबंध B से, 2 कोमा A 3 कोमा B। ऐसे ही 3 का संबंध A से और 3 का संबंध B से। तो ये होते हैं हमारे कार्तीय गुणनफल। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं इनको कि कुल मिला के जितने भी अवयव हैं A में और B में, तो जितने अवयव A में हैं उनमें हर एक का संबंध बना देना है B के हर एक अवयव के साथ, उसी को हम कहते हैं कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसमें बस ये ध्यान रखना डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये जो लिखा है यही डेफिनेशन,
अगर आपको वो कि कोई रटना नहीं होता कुछ भी मैथ में, समझने वाली बात है कि ए क्रॉस बी कुछ नहीं है, क्रमिक युग्मों का समुच्चय है और उसमें जो भी क्रमिक युग्म आएंगे उसमें पहला पहले से संबंधित है, दूसरा दूसरे से संबंधित है। सिंपल है। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो नोट कर लो, आगे इनके जो यूज होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर दे रहा हूं। कार्तीय गुणनफल, चलिए तो कार्तीय गुणनफल में कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी हमारा क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा बी, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू है बी। ये है कार्तीय गुणनफल। तो ये जो होता है, अगर मान लो इसमें नोट करके पॉइंट डाल के ये भी पढ़ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो कोई एक अवयव ए या बी में से कोई एक या दोनों अपरिमित हो, अपरिमित हो मतलब हम जितनी भी संख्याएं ए में है या जितनी भी संख्या बी में है, कोई एक भी हो या दोनों हो जाए, जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक, अगर इनमें से कोई भी अपरिमित है तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी भी अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ए में जितनी भी अवयव है उन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो इसके जो भी संबंध बी में बनेंगे तो वो भी तो हम नहीं गिन पाएंगे। मान लो एक का ए से, एक का बी से, एक का सी से, बहुत सारे संबंध बनते जाएंगे। और दो का ए से, दो का बी से, तो अगर एक भी अपरिमित हुआ, एक भी इनमें से एक भी, दोनों हुए तो अपरिमित होगा ही होगा, एक भी अपरिमित होगा तो भी हम उसे कहेंगे कि ये हमारे क्या होंगे, अपरिमित होंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे कि ए या बी में से कोई एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो। अगर ए या बी में से कोई भी एक रिक्त हुआ, जैसे ए बराबर कह दिया हमने फाई है और बी बराबर है 1,2,3, तो जब ए में कोई अवयव ही नहीं है तो ये बी के किसी भी अवयव से कैसे जुड़ सकता है। जब कोई अवयव ही नहीं है, इसमें 1 2 3 रखे रहने, क्या हो जाएगा उससे, कुछ भी नहीं। जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इधर कोई भी संबंध बनेगा ही नहीं, कोई संबंध नहीं बनेगा तो हमारे ए क्रॉस बी में कोई भी अवयव आएंगे ही नहीं, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाई। अगर एक भी फाई तो ए क्रॉस बी भी फाई। ठीक है, तो और देखते हैं कि क्या चीजें हैं इनमें जो याद रखनी है हमें। जैसे कि हम कह देंगे कि ए में एन अवयव है, तथा ऐसा समझ लो कि एन ए बराबर है एन, मतलब ए में एन अवयव है, और बी में एन बी बराबर दिया है हमें एम, इसमें एम अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो ये होंगे एम इंटू एन। ठीक, ये हम समुच्चय में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ए बराबर दिया है 1,2,3, बी बराबर दिया है a,b, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आने वाले हैं, तो 3 इंटू 2 बराबर 6। और आप चाहो तो वीडियो पीछे करके आप गिन भी सकते हो ए क्रॉस बी में कितने हमारे अवयव थे। अभी हमने यही एग्जांपल लेके ए क्रॉस बी निकाला था, तो कितने अवयव आए थे, 6 अवयव आए थे, 6 क्रमिक युग्म थे, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। इस तरह से हमें अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हैं। एक चीज और है इसमें, अगर ऐसे कहा जाए कि कोई भी दो क्रमिक युग्म है a, b, ये इक्वल है x, y के, मतलब हम कह रहे हैं दो क्रमिक युग्म समान है, दो जोड़े समान है, तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला अवयव है वो पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा वाला अवयव दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब a बराबर होगा x और b बराबर होगा y, तभी ये बराबर कहे जाएंगे, नहीं तो ये बराबर कहे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। 11th में दिए भी हैं, 11th क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो 11th में क्वेश्चन है एक दो ऐसे। देखो, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि x प्लस 1/2 y प्लस √3 इक्वल है x प्लस 3 के और 2y प्लस √3, ये दोनों सेम कह दिया, ये दोनों क्रमिक युग्म समान है। ठीक है, यहाँ x नहीं है, 2x ले लेते, तो कैसे निकालेंगे कि, और पूछा जाएगा क्वेश्चन है कि x व
y के मान बताओ कि क्या होंगे। तो x और y के मान निकालने हैं, तो ये दोनों सेम है, मतलब पहला वाला किसके इक्वल होगा, पहले वाले के, दूसरा वाला किसके इक्वल होगा, दूसरे वाले के। सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। तो x प्लस 1/2 बराबर होगा 2x प्लस 3। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1/2, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1/2। तो माइनस एक्स बराबर, या एक्स बराबर यहां से आ जाएगा माइनस के 5/2, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, और अगर हमें दूसरे वाले y की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस √3 बराबर 2y प्लस √3। तो √3 से √3 कट गया, इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये वैल्यू होगी x और y की। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्तीय गुणनफल दिया जाता है और हमें ये फाइंड करना है कि ये समुच्चय कौन कौन से होंगे। देखो, यदि a क्रॉस b बराबर दिया गया है हमें p, q, p, r, m, r और m, q, ये हमारा कार्तीय गुणनफल है और हमें बताना है कि a तथा b क्या होगा, कि a और b क्या होंगे। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि कार्तीय गुणनफल जो होते हैं उनमें जो क्रमिक युग्म होंगे, जो भी क्रमिक युग्म है, उनका पहला पहला अवयव पहले पहले समुच्चय से संबंधित होगा और दूसरा दूसरा अवयव जो होगा वो दूसरे वाले से होगा। तो यहाँ पे a बराबर देखेंगे हम कि कौन से पहले पहले हैं, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसमें p आ रहा है और m आता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा p, m, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा q, r और q, तो क्या हो जाएगा q, r। तो ये हमारे दोनों समुच्चय आ गए कि a और b क्या आएंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है बात हमारी कार्तीय गुणनफल की। इतना ही पढ़ना है कार्तीय गुणनफल में हमें। तो कार्तीय गुणनफल के बाद हम देखते हैं कि संबंध क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज कर दो और नोट कर लो। चलिए देखते हैं आगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो बेटा नोट कर लिया होगा। देखते हैं आगे कि संबंध क्या होता है। अगला टॉपिक है अपना संबंध, रिलेशन जिसे बोलते हैं। और रिलेशन तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी न किसी का किसी न किसी से रिलेशन है ही, और होता है मम्मी का पापा से, ये भी एक रिलेशन है, हमारा अपने मम्मी पापा से ये भी एक रिलेशन है। तो देखते हैं कि गणित में रिलेशन क्या है, गणित में संबंध क्या होता है। चलिए, तो अगला टॉपिक लेते हैं हम, रिलेशन, संबंध क्या होता है। संबंध इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से। ठीक है, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन होता है हमारा किसी अरिक्त समुच्चय ए का किसी अरिक्त समुच्चय बी में संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये होता है हमारा संबंध कि एक अरिक्त समुच्चय ले लिया हमने जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, उसका हम संबंध बताना चाह रहे हैं किसी दूसरे अरिक्त समुच्चय बी से। तो वो कुछ नहीं है, वो हमारा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। मतलब आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 1 2 3 4, तो जो ए है वो बी का उपसमुच्चय, मतलब जो भी अवयव ए में होंगे वो बी में होने चाहिए, तभी ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ऐसा ही कुछ होता है संबंध में कि जो भी अवयव आर में आए, आर मतलब हमारा जो संबंध हम बनाएंगे वो हमारे ए क्रॉस बी में होने ही होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे वो संबंध ही नहीं है। ठीक है, मैथ के हिसाब से वो संबंध फेल हो जाएगा, वो संबंध नहीं रहेगा। आर जो होगा, जो भी संबंध में अवयव होंगे वो ए क्रॉस बी में होंगे ही होंगे हर हाल में। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि
ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और बी बराबर ले लिया हमने 4 5 6। अब आर कहा कि आर बराबर है ए बी, ठीक है, जहां पर बी बराबर है ए प्लस 1 और ए बिलोंग्स टू है ए से और बी बिलोंग्स टू है बी से। ये कोई हमें संबंध दिया गया है कि अब हमें ये देखना है कि संबंध कैसे है। पहली बात तो ये लिखा है हमारा किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में हम पढ़ चुके हैं समुच्चय में। तो समुच्चय निर्माण विधि में ये लिखा हुआ है तो इसको हमें ये बताना है कि ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ए क्रॉस बी अगर निकालें इसका तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी जो आएगा वो आएगा 1,4 1,5 1,6 फिर 2,4 2,5 और 2,6 3,4 3,5 और 3,6 ये आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जो भी अवयव इसमें आएंगे इसमें वो उसमें होने चाहिए, वही लेंगे। अगर वो उसमें नहीं होंगे तो वो हमें अपने संबंध में नहीं लेने। देखो जरा, तो आर बराबर हम अगर लिखना चाहें उसी फॉर्म में इसको तो कैसे लिखेंगे। मान लो हम एक ही जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, हम एक रख सकते हैं, एक ये पे 2 रख सकते हैं, ये पे 3 रख सकते हैं, क्योंकि जो ए है वो किससे संबंधित है, ए से। जो इसमें है वही इसमें रख सकते हैं, जो इसमें नहीं है वो इसमें रखेंगे ही नहीं। हम अपने समुच्चय में नहीं रख सकते जो इस वाले समुच्चय में नहीं है, इस संबंध में नहीं रखेंगे। फिर देखो जैसे मान लो मैंने ए बराबर रखा 1, ए बराबर रखूंगा 1 तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2। तो हमारा जो क्रमिक युग्म बनता है इनसे वो क्या होता है 1,2। अब 1,2 क्या उसमें है, नहीं है। जब 1,2 उसमें नहीं है तो हम इसे शामिल ही नहीं कर सकते अपने संबंध में। मान लो मैंने ए बराबर रखा 2 तो बी बराबर क्या आ जाएगा 2 + 1 3। तो हमारा क्रमिक युग्म बनता 2,3, ये भी उसमें नहीं है तो हम ये भी नहीं ले सकते। मान लो मैंने ए बराबर रखा क्या 3 तो बी बराबर आ जाता 3 + 1 मतलब 4। तो क्रमिक युग्म बनता 3,4, तो इसको नहीं ले सकते। लेकिन अब 3,4 आ गया, उसमें हमने देखा कि 3,4 इसमें है ये रहा और 3,4 इसमें है। अगर कोई इन्हीं दोनों फलनों के लिए इन्हीं दोनों समुच्चय के लिए हमें कोई संबंध पूछ रहा है, ये वाला रिलेशन देके, और हमसे पूछ रहा है इसमें कितने अवयव आएंगे, कौन कौन से आएंगे, तो हमारे लिए आर बराबर होगा केवल और केवल क्या 3,4। इसमें केवल एक ही क्रमिक युग्म आएगा, ये है संबंध, ठीक है। और ले लेते एक और एग्जांपल कि देखो और क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने आर बराबर लिया, आर बराबर है ए बी, जहां पे बी इज ग्रेटर देन ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है। मतलब ए समुच्चय ए से संबंधित है और अवयव बी जो स्मॉल बी है वो समुच्चय बी से संबंधित है। देखो जरा, अब आर बराबर हमें वो क्रमिक युग्म लेने हैं जो कि बी जिनमें बड़ा हो ए से। बी बड़ा होना चाहिए, बी मतलब जो दूसरा वाला अवयव है वो पहले वाले अवयव से बड़ा हो। तो देखते हैं कि क्या आता है, क्या 1,4 आएगा, हाँ 1,4 आएगा। क्या 1,5 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इसमें बी मतलब दूसरा वाला अवयव पहले वाले से बड़ा है, इसमें भी दूसरा पहले वाले से बड़ा है। 1,6 भी आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, 2,6 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा। तो मतलब जितने भी अवयव इस ए क्रॉस बी में हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए, ठीक। आगे तो कोई बात नहीं, जो हमारा आर है वो आर कुछ भी नहीं, वो संबंध कुछ भी नहीं है, वो वही तो ए क्रॉस बी। मतलब ये इसका उपसमुच्चय तो है ही। उपसमुच्चय में हमने यही तो लिखा है कि या तो इसके सभी अवयव इसमें होंगे या जितने भी अवयव इसमें होंगे वो इसमें हो सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगाया, ठीक है। तो ये होता है हमारा संबंध। तो इस संबंध में देखो एक ये आ गया, एक ये आ गया। मान लो एक और ले लेते हैं कोई एग्जांपल, ये R1 हो गया हमारा, ये R2 हो गया। देख लेते हैं R3 क्या होगा, एक और ले लेते हैं। R3 बराबर हमने ले लिया A, B और B बराबर क्या दे रहे हैं हम, B बराबर है A + 3, यहाँ पे A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। तो अब R3 जब निकालेंगे, R3 को इसी कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो R3 क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा हमारा, जब हम 1 डालेंगे A का मान 1 रखेंगे तो B का मान कितना आएगा 3 और 1 4,
इसमें है। जब हम a का मान 2 रखेंगे तो 2 और 1 2 3 5 आ जाएगा, और 2 और 5 इसमें है। जब हम a का मान 3 रखेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा संबंध आ गया R3। तो मुझे लग रहा है कि संबंध क्या होता है ये आपको फील आ गया होगा कि संबंध किस तरह से हम निकालते हैं। तो एक अरिक्त समुच्चय A से एक अरिक्त समुच्चय B में जो संबंध होगा वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। अगर उप समुच्चय है तो संबंध होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन है, तो मैं ये एग्जांपल तीनों अपने R1 R2 R3 ऊपर लिख दे रहा हूं और इनसे ही समझेंगे कि क्या है डोमेन, जो प्रांत जिन्हें बोलते हैं हम, क्या परिसर होता है। ठीक है, तो अपने जितने भी R1 R2 R3 हैं वो हमारे कहां से कहां पर हमने परिभाषित किए, A से B की ओर। जो R है, जितने भी संबंध बनाए हैं वो A से B में परिभाषित हैं। A बराबर लिया हमने 1 2 3 और B बराबर लिया था हमने 4 5 और 6। R1 अपना निकल के आया 3,4, R2 निकल के आया पूरा A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B मतलब ये पूरा का पूरा, लिख नहीं रहे चाहो तो लिख लो, चलो 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 और 3,6। और अपना R3 निकल के आया है वो है हमारा 1,4 2,5 और 3,6। ठीक है, तो ये सब मैंने R1 R2 R3 ले लिए, बाकी सारी चीजों को है साफ कर दे रहा हूं। तो समझते हैं कि प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होते हैं हमारे। ठीक, चल देखते हैं। अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि क्रमिक युग्म कोई लिखा जा रहा है 1,4, तो इसको तो कहते हैं 4 को 1 का प्रतिबिंब, मतलब 1 का प्रतिबिंब क्या है 4, मतलब इमेज ऑफ 1 ऐसे बोलेंगे। और इस 1 को कहेंगे 4 का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। तो 4 का जो पूर्व प्रतिबिंब, इस वाले का पूर्व प्रतिबिंब ये है, और ये इस पहले वाले की इमेज है या पहले का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, और ये हमारी इमेज है। ठीक है, कहीं पर अगर प्रतिबिंब वगैरह शब्द का यूज किया जा रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, यही होता है। देखते हैं कि क्या होता है प्रांत। प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। क्या होता है डोमेन, देखो अगर हमें कोई समुच्चय दिया जा, कोई संबंध दिया जा रहा है, तो अपने संबंध में, संबंध या किसी संबंध में दिए गए क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो जो जो पहले पहले अवयव हैं उन्हीं को हम कहेंगे डोमेन, प्रांत, समुच्चय। ठीक, देखो अगर हमें R1 दिया है क्या, मतलब 3,4, तो 3,4 इस R1 के लिए अगर हमें प्रांत पूछा जाए तो केवल और केवल क्या है 3, क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किस में देख रहे हैं, संबंध में। तो प्रांत निकालने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी A में आ गया वो सारे के सारे ले लेंगे, वो नहीं लेंगे। जो हमारे संबंध में आ गए हैं उनमें से जितने भी क्रमिक युग्म हैं उनमें से पहले पहले घटक हैं उनको उठाना है। तो प्रांत देख रहे थे हम, प्रांत क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी संबंध में दिए गए क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। अब देखते हैं R1 क्या है हमारा। R1 है क्या 3,4, तो प्रथम घटक मतलब 3, तो R1 का प्रांत क्या हो जाएगा, R1 का प्रांत हो जाएगा हमारा केवल और केवल क्या 3, क्योंकि R1 में जो भी अवयव है उनके पहले घटक सिर्फ 3 है। R2 का प्रांत क्या होगा, R2 का प्रांत होगा R2 के पहले पहले अवयव,
ये तो 1 है, 2 है और 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा R1 का प्रांत। अब ऐसे ही R3 का प्रांत पूछेंगे तो R3 का प्रांत हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, क्योंकि इसके पहले पहले 1, 2, 3 है। अब R1, R2, R3 तीनों का प्रांत निकाल लिया। अब इसमें हमने देखा देखो एक अवयव भी आ सकता है। A में कितने अवयव है हमारे? 3 अवयव है, लेकिन R1 में जरूरी नहीं कि तीनों हो ही हो सकता है हो प्रांत में, हो सकता है ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि R1 मतलब A में जितने अवयव हैं उनमें से कोई भी हमारे प्रांत में ना आए। उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा प्रांत होगा वो हो जाएगा क्या? 5। R का प्रांत जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, डोमेन बोलते हैं, DF। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं कि परिसर क्या होता है। परिसर तो किसी संबंध में दिए गए क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, के द्वितीय घटकों का समुच्चय, यही हमारा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीय घटक है, जैसे हमने पहले देखे वैसे ही दूसरे देख लेते हैं। तो R1 का परिसर क्या आ जाएगा? R1 का परिसर हो जाएगा हमारा क्या? 4 केवल। R2 का परिसर हो जाएगा 4, 5, 6। R3 का परिसर क्या होगा? R3 का परिसर हो जाएगा 4, 5 और 6। ये R1, R2, R3 तीनों के परिसर आ गए। एक आता है इसमें सहप्रांत, कि सहप्रांत क्या होता है, जिसे कोडोमेन बोलते हैं। तो मैं प्रांत को मिटा देता हूं, यहीं पे लिख लेंगे हम सहप्रांत। तो सहप्रांत जो होता है, सहप्रांत जिसे बोलते हैं कोडोमेन, और ये जो परिसर है ये होती है हमारी रेंज। ठीक है, तो सहप्रांत होता है अगर कोई फलन या संबंध है हमारे पास R जो कि A से B में परिभाषित है। अगर हमारा संबंध R A से B में परिभाषित है तो जो हमारा B होगा यही होता है सहप्रांत। मतलब B में जितनी भी अवयव होंगे, तो अभी B में कितने हैं? 4, 5 और 6। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात यह है कि जितने भी अवयव हमारे परिसर में आएंगे वो सारे के सारे सहप्रांत में होंगे ही होंगे, क्योंकि संबंध कहां से कहां परिभाषित है? A से B में। तो जब तक B में ही अवयव नहीं होगा तो वो हमारे संबंध में कहां से होगा? तो जो R होगा, ये कह सकते हैं R मतलब R रेंज, वो उपसमुच्चय होगा किसका? सहप्रांत, कोडोमेन का। परिसर जो होगा वो हमारा उपसमुच्चय होगा सहप्रांत का। ठीक है, तो ये चीज भी हम याद रखेंगे क्या होता है। चलिए प्रांत परिसर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से कि क्या होता है। ठीक है, तो साफ कर, ये क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया है मैंने एक, यहाँ पे R बराबर दिया है x, y, और जहां y बराबर है x + 1। तो जो हमारे पहले अवयव होंगे वो यहाँ पे एक चीज है, x और y दोनों ही किससे संबंधित है? A से संबंधित है, इसी में से लेना है। तो अगर कोई प्रांत पूछे तो प्रांत क्या होगा? प्रांत निकालने के लिए या परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि R क्या होगा। R होगा जब मैं x का मान 1 रखूंगा, इसमें x की जगह पे 1 रखूंगा तो y का मान क्या होगा? 1 + 1 2। जब मैं x का मान 2 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा? 3। जब मैं x का मान 3 रखूंगा तो 4, जब 4 रखूंगा तो 5, और 5 रखूंगा तो 6, और जब 6 रखूंगा तो क्या आएगा? 7। लेकिन ये 7 हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये 7 हमारे इस A में ही नहीं है जहां से जहां तक हमारा संबंध परिभाषित है, तो ये नहीं लेंगे। अब ये हमारा संबंध आ गया तो प्रांत क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। परिसर क्या हो जाएगा? दूसरे 2, 3, 4, 5, 6। और सहप्रांत क्या हो जाएगा? सहप्रांत पूरा का पूरा जो भी A में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक और है, जल्दी से देख लेते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि कितने संबंध होंगे, संबंधों की संख्या। अगर हमारा कोई
संबंध है वो इस प्रकार परिभाषित है, आर ए से बी में, और ए में पी अवयव हैं और बी में क्यू अवयव हैं। तो ये पूछा जाता है कि आर में कितने अवयव होंगे, आर में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखो आर क्या है, आर एक उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, पी इंटू क्यू, ए क्रॉस बी में। और किसी भी अगर समुच्चय में n अवयव थे तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती थी, 2 की पावर n। और हमारे पास जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव है, p क्रॉस p इंटू क्यू, और p इंटू क्यू अवयव हैं अगर, तो हमारे r के जितने भी मतलब जो भी r बनेंगे वो r काय में से बनेंगे, इन a और b में से बनेंगे, a क्रॉस b में से बनेंगे, क्योंकि इसका उपसमुच्चय होगा। तो कुल मिला के जो भी इसके उपसमुच्चय होंगे वो हमारे संबंध होंगे। तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर p इंटू क्यू। जैसे a बराबर दे दिया जाए 1 2 3, b बराबर दे दिया जाए 1 2, और पूछ लिया जाए कि आर ए से b कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, एन ए मतलब हमारे लिए p का मान है 3, q का मान है 2, तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर p इंटू क्यू, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की घात आ जाएगी 6, और 2 की घात 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितने संबंध आ जाएंगे, 64 संबंध। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे संबंध क्या होते हैं, कैसे हम संबंधों को याद रखेंगे। तो ये सब हमारे तरीके हैं संबंधों को याद करने के लिए। ठीक है, तो आप अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।